हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे फिफ्थ सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर अगेन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके फिफ्थ सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अलावा गाइज, इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा एंड आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। गाइज, आप लोगों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज, फटाफट से हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसके आंसर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद मैं आपको वन बाय वन करके सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। दोस्तों, ये है हमारा क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी का फिफ्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर एंड दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी हूँ एंड आज की इस वीडियो के अंदर जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही हमसे पूछा अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। उसने नागरिकता को संपन्न वर्ग तक ही सीमित क्यों रखा है। गाइज, अरस्तु आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरस्तु से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। गाइज, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। एंड दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 2 अच्छे से कराया था। होप सो आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देख ली होगी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो गाइस, परिचय के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो यहाँ पे मेंशन है। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार उनके ग्रंथ पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में वर्णित है। उसके अनुसार राज्य नागरिकों का एक समुदाय है। वह कहता है कि राज्य स्वतंत्र मनुष्य का एक समुदाय है। एतव्य राज्य को समझने के लिए नागरिकता की व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है। इसकी व्याख्या से प्रश्न उठता है कि नागरिक कौन है तथा नागरिकता किसे कहते हैं। अपने इन प्रश्नों का उत्तर अरस्तु ने विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करके दिए हैं। अरस्तु ने नागरिकता की परिभाषा नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर दी है। वह स्पष्ट करते हैं कि नागरिक कौन नहीं है। गाइज, आप लोगों को इस तरीके से अपने क्वेश्चन के अंदर परिचय लिखना है एंड आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन किया है। तो अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम में आंसर लिखते हो एंड वहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और उसे आप लोग अंडरलाइन करते हो तो दोस्तों, इससे आप लोगों को ना सिर्फ अच्छे मार्क्स मिलेंगे बल्कि आप लोगों को जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोग एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर पाओगे कि आप बेसिकली आंसर के थ्रू क्या बता रहे हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग भी अपने एग्ज़ाम के अंदर अंडरलाइन कीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर रखे हैं। दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि नागरिकता के बारे में अरस्तु ने कौन से ग्रंथ में बताया। तो उसने अपनी एक फेमस बुक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स, इसकी तीसरी पुस्तक के अंदर बताया है। दोस्तों, होप सो आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे के पॉइंट भी बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल हैं, आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सिंपल सिंपल सी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट के अंदर अरस्तु बताता है कि नागरिक कौन नहीं है। तो अरस्तु बताता है कि नागरिक वो लोग नहीं हैं जो राज्य में निवास करने, सबसे पहले अरस्तु बताता है कि राज्य में निवास करने मात्र से ही नागरिकता नहीं मिलती। स्त्री, दास और विदेशी
ग्रीक नागरिक नहीं हो सकते। सो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अरस्तु के अकॉर्डिंग जो स्त्रियां हैं वो दास नहीं हो सकती और जो विदेशी नागरिक हैं वो भी दास नहीं हो सकते। दूसरे पॉइंट में अरस्तु बोलता है कि जो अल्प आयु के कारण जो बच्चे हैं वो भी दास नहीं हो सकते और जो वृद्ध हैं वो भी दास नहीं हो सकते। तीसरे पॉइंट के अंदर अरस्तु बताते हैं कि जो राज्य से निष्कासित व्यक्ति हैं तथा मत अधिकार से वंचित जो व्यक्ति हैं वो भी जो हैं वो नागरिक नहीं हो सकते। इसके बाद है अभियोग चलाने और अभियुक्त बनने का अधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति नागरिक नहीं होता, क्योंकि संधि द्वारा ये अधिकार तो विदेशी भी प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे 4 पॉइंट हैं जो कि अरस्तु ने बताए हैं, उनसे रिलेटेड, उन लोगों से रिलेटेड जो कि नागरिक नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये पॉइंट्स आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगेन आप लोगों के लिए जो पॉइंट है वो है नागरिकता की प्रकृति संविधान की प्रकृति पर निर्भर है। तो दोस्तों इस पॉइंट के अंदर अरस्तु बताते हैं कि अरस्तु नागरिकता की परिभाषा लोकतंत्र के लिए तो सही हो सकती है, अन्य राज्यों के लिए नहीं। राजतंत्र, निरकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र आदि व्यवस्थाओं के संदर्भ में अरस्तु द्वारा दी गई नागरिकता की परिभाषा मान्य नहीं हो सकती। प्रत्येक संविधान आवश्यकता अनुसार ही नागरिकता को परिभाषित करता है। सो दोस्तों सेकंड पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि अरस्तु जो नागरिकता की परिभाषा दे रहे हैं वो सिर्फ लोकतंत्र के लिए सही हो सकती है। जो अदर तंत्र हैं जैसे कि राजतंत्र, निरकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, इन सब तंत्रों के लिए ये परिभाषा सही नहीं है और हर राजनीतिक व्यवस्था अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा अनुसार नागरिकता को परिभाषित करती है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट में अरस्तु बताते हैं नागरिकता के लिए योग्यताएं। तो नागरिकता के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। बोलते हैं कि नागरिकता के लिए सबसे पहली जो योग्यता है वो ये है कि हमें शासन करना आना चाहिए, यानी कि हम शासन करने की योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, शासन करने का गुण हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद दूसरे पॉइंट के अंदर बताते हैं अरस्तु कि जिन व्यक्तियों को राज्य कार्यों में रुचि होती है सिर्फ उन्हीं को नागरिक बनाया जाना चाहिए। तीसरे पॉइंट में बताते हैं अरस्तु कि जिनके पास निजी संपत्ति है वह अवकाश का होना अनिवार्य है, यानी कि निजी संपत्ति और अवकाश ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं अगर आप नागरिक बनना चाहते हो। इसके बाद नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को बौद्धिक और नैतिक योग्यताएं भी होनी चाहिए। उपयुक्त योग्यताएं प्राप्त व्यक्ति ही नागरिक बन सकता है। तो दोस्तों ये कुछ योग्यताएं हैं जो कि अरस्तु बताते हैं जो कि नागरिक के अंदर होनी चाहिए और इन योग्यताओं वाला व्यक्ति ही नागरिक बन सकता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है नागरिकता के लिए अयोग्यताएं। तो अरस्तु ने कुछ नागरिकता के लिए अयोग्यताएं भी बताई जिसके अनुसार अरस्तु कहते हैं कि दास, विदेश में जन्मे व्यक्ति, श्रमिक, कारीगर, शिल्प, विदेशी नागरिक, कार्यों की अयोग्यता प्राप्त व्यक्ति, राज्य से निष्कासित, मत अधिकार से वंचित, वृद्ध, स्त्रियां, बच्चों को नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि वे या तो बौद्धिक शक्ति से हीन होते हैं या उनके पास अवकाश नहीं होता है। सो दोस्तों ये कुछ अयोग्यताएं हैं जो कि बताई हैं यहाँ पे अरस्तु ने। इस वाले पॉइंट को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों ये जो पूरा आंसर है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप लोगों को जैसे इसको 1 से 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा एंड ये पूरा आंसर आप लोगों के माइंड के अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा अवकाश का महत्व। दोस्तों अभी तक आप लोगों को मैंने जितने भी पॉइंट्स बताया उनके अंदर जो नागरिकता के लिए योग्यता चाहिए उस वाले पॉइंट के अंदर ये पॉइंट आया था कि जिसके पास अवकाश है वो ही नागरिक बन सकता है। तो बेसिकली अवकाश कहने से क्या मतलब है, तो अरस्तु यहाँ पे बताते हैं कि अरस्तु के अनुसार उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त हो सकती है जिनके पास अवकाश होता है। अरस्तु अवकाश का अर्थ छुट्टी या आराम से ना लेकर एक प्रकार की सक्रियता से लेते हैं। अरस्तु के अनुसार शासन करना, सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना, समाज सेवा के कार्य करना, विज्ञान और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना आदि कार्य अवकाश के अंतर्गत आते हैं। जो व्यक्ति इन कार्यों में भाग लेता है वह नागरिक बन सकता है। सो दोस्तों अवकाश बेसिकली यहाँ पे अवकाश कहने से मतलब ये है अरस्तु का कि जिस व्यक्ति के पास शासन करना,
सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना, समाज सेवा करना, विज्ञान और दर्शन में ज्ञान प्राप्त करना, इन सारे कार्यों के में जो व्यक्ति भाग लेता है या इन सारे कार्यों को जो कर सकता है वही नागरिक बन सकता है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी अगेन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है अरस्तु ने नागरिकता को संपन्न वर्ग तक सीमित क्यों रखा है। तो दोस्तों इस पॉइंट के अंदर अरस्तु बताते हैं कि नागरिकता प्राप्ति के लिए अरस्तु ने 2 वस्तुओं को आवश्यक माना है। पहला शासन करने की योग्यता तथा गुण और दूसरा अवकाश की प्राप्ति। अरस्तु के ये दोनों ही वस्तुएं अधिकतर हमें संपन्न वर्ग के पास नजर आती हैं। एक दास को केवल अपनी दासता से मुक्ति से मतलब है, उसे शासन करने या फिर अवकाश प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं है। इसी प्रकार महिलाएं भी अक्सर शासन में भाग लेने से कतराती हैं। पुरुष उनके लिए 4 दीवारी को ही सही स्थान मानते हैं। वृद्ध व्यक्ति को भी शासन करते हुए कोई नहीं देखना चाहता। विदेश में जन्मे व्यक्ति के पास शासन करने की योग्यता और अवकाश दोनों ही हो सकते हैं, परंतु फिर भी नागरिकता नहीं दी जा सकती क्योंकि उसका संबंध विदेशी भूमि से है और एक बच्चा को शासन और अवकाश जैसी बातों को समझने की योग्यता नहीं है। इसी कारण अरस्तु ने इन सभी को नागरिकता की योग्य नहीं माना है तथा उन्हें इस बात पर बल दिया है कि नागरिक वही व्यक्ति बन सकता है जिसके पास निजी संपत्ति हो और वह शासन करने योग्य हो। इस बात से संकेत मिलता है कि अरस्तु नागरिकता को केवल संपन्न वर्ग तक ही सीमित रखना चाहते थे। तो दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर इस पॉइंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया है, तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों आगे का जो हमारा पॉइंट है वो है, इस प्रकार अधिकतर विचारक अरस्तु की नागरिकता के सिद्धांत को अधूरा मानते हैं। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि अरस्तु जो है उसने नागरिकता को बहुत ज़्यादा सीमित वर्ग तक रखा है और एक तरीके से वो सिर्फ उन लोगों को नागरिकता देना चाहता है जिनके पास बहुत सारा धन है, संपत्ति है, जो कि ज्ञान ज़्यादा रखते हैं। वो अदर लोगों को नागरिकता के योग्य नहीं मानता है। तो दोस्तों इस आधार पर काफ़ी सारे जो थिंकर्स हैं, हमारे अदर थिंकर्स हैं, उन्होंने अरस्तु की नागरिकता की आलोचना की है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमा कर भी पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि अरस्तु की नागरिकता की आलोचनात्मक विशेषताओं के बारे में बताइए, या फिर अरस्तु की नागरिकता का जो सिद्धांत है उसकी आलोचनाएं की गई हैं उसके बारे में बताइए। इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में फ्रेम हो सकता है एंड आप लोगों को इन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। पॉइंट है वो है आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अरस्तु द्वारा जो नागरिकता की परिभाषा दी गई है वो आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू नहीं होती है। आधुनिक लोकतंत्र में सभी नागरिक ना तो विधि निर्माण कार्यों में भाग ले सकते हैं और ना ही न्याय के प्रशासन में। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है हमारा सैद्धांतिक अंतर्विरोध। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक हितों में वृद्धि करना है। इससे ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य की जनसंख्या के सभी वर्गों को शासन कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए, अर्थात सभी को नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए। परंतु अरस्तु ने सीमित नागरिकता की व्यवस्था करके जनसंख्या के एक बड़े भाग को सार्वजनिक हित की वृद्धि करने से रोक दिया है। इसके बाद है कठोर सिद्धांत। अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा अपनी प्रकृति से एक कठोर सिद्धांत है। इस प्रकार कोई व्यवस्था स्वीकार नहीं की गई है। यदि कोई अनागरिक उचित व आवश्यक योग्यताएं प्राप्त कर ले तो उसे नागरिक बना दिया जाएगा। राज्य में ऐसे श्रमिक जो बाद में अवकाश योग्यता प्राप्त कर ले वे भी नागरिक बनने का दावा नहीं कर सकते।
इसके बाद दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट है संकुचित परिभाषा। अरस्तू की नागरिकता की परिभाषा अत्यंत संकीर्ण है। यदि शासन क्रियाओं में भाग लेने मात्र से ही नागरिकता मिले तो राजतंत्र और कुलीन तंत्र में ये संख्या बहुत कम होगी। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना। अरस्तू ने श्रमिकों और दासों को नागरिकता से वंचित रखा है। एक ओर तो वे नागरिकता की समानता की बात करते हैं, दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग को इस अधिकार से वंचित करते हैं। छठा पॉइंट है हमारा गाइस धन व सत्ता का प्रयोग। अरस्तू के अनुसार निजी संपत्ति धारक ही नागरिक बनने के योग्य है। वे धनी वर्ग के हाथों में सत्ता सौंपते हैं। जब धन व सत्ता का गठन हो जाएगा तो सार्वजनिक हित में वृद्धि के नाम पर वर्गीय हितों की रक्षा ही होगी। इससे विशाल गरीब तबका नागरिकता के अधिकार से वंचित रह जाता है। अंततः ऐसा राज्य का पतन निश्चित है। तो दोस्तों यह हमारा 6 पॉइंट है। इसके बाद 7 पॉइंट है हमारा राज्य की एकता व स्थिरता को भय। अरस्तु राज्य को नागरिक व अनागरिक दो वर्गों में बांट देते हैं। एक वर्ग धनी वर्ग है तो दूसरी निर्धन व असंतुष्ट वर्ग है। दोनों के हित परस्पर विरोधी होते हैं। इससे दोनों वर्गों में ईर्ष्या व द्वेष की भावना बढ़ती है जो राज्य की एकता व स्थिरता के लिए घातक है। हमारा 8th पॉइंट है अस्पष्ट विवरण। अरस्तु ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि राज्य ने उपनिवेश में बसने वाले व्यक्तियों को उस नगर राज्य का नागरिक बनाने का अधिकार प्राप्त होगा या नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से ये सिद्धांत दोषपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों हमारा 9th पॉइंट है सीमित नागरिकता। अरस्तु ने अपनी नागरिकता की अवधारणा में बच्चे, बूढ़े, स्त्रियों, श्रमिकों, विदेशी, मत अधिकार से वंचित आदि को शामिल करके केवल शासन क्रियाओं में भाग लेने वालों को अवकाश प्राप्त उच्च वर्ग के लोगों को ही शामिल किया है। अंततः ये व्यवस्था कुलीन तंत्र का पोषक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ये सारे पॉइंट खत्म होते हैं। लास्ट में आप लोगों को एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन किया है कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि अरस्तु का नागरिकता सिद्धांत अधिक संकीर्ण, रूढ़िवादी, अभिजातीय तंत्र, अप्रजातीय तंत्र, अमानवीय और कुछ हद तक घृणित भी है। आज के प्रजातंत्र के युग में सीमित नागरिकता की धारणा कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती। फास्टर्स कहते हैं कि नागरिकता के संबंध में अरस्तु के बजाय प्लेटो अधिक प्रगतिशील हैं। अरस्तु ने बहुसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग का साधन मात्र बना दिया है। अरस्तु ने ऐसा करके अमानवीय दृष्टिकोण का ही परिचय दिया है। फिर भी अरस्तु ने नागरिकता के गुणात्मक पक्ष पर जोर देकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। सो दोस्तों आप लोगों को लास्ट में इस तरीके से एक निष्कर्ष लिखना है एंड होप सो गाइस ये पूरा आंसर आप लोगों को समझ आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट फिनिश होते हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इनको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर फिनिश होता है। होप सो आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद भी गाइस अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड गाइस आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं आ रही है, क्योंकि कमेंट के थ्रू ही मुझे पता चलेगा कि मुझे और क्या चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है जिससे कि आप लोगों को मैं और भी अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ। सो गाइज अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।